Hello everyone, I hope you all are very well and doing great work in maths and science. With me, myself Hina, welcome to my channel शिक्षा by Hina मैम। जो लोग आज नए आए हैं उनके लिए हार्टली वेलकम और जो बच्चे पुराने हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए तो मैम का बहुत सारा प्यार। आज हम शुरू करने वाले हैं बच्चों आपके सैंपल पेपर के कुछ क्वेश्चन आंसर ऑफ साइंस। कोड नंबर इज 086। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए हमारे साथ पेपर को सॉल्व करने के लिए। आज हम कोशिश करेंगे आपके सेक्शन ए को कंप्लीट करने की एंड टुमारो वी आर गोइंग टू मीट अगेन फॉर द सेक्शन बी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, सो विदाउट वेटिंग इट ड्यू लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम इसके कुछ इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेते हैं ताकि आपकी क्लैरिटी हो जाए कि कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने कितने मार्क्स के आएंगे। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं इंस्ट्रक्शंस जो कि आपके एग्जाम में दी गई होंगी और इस सैंपल पेपर में भी गिवन है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को पता है कि मैक्सिमम मार्क्स 80 मार्क्स का पेपर आपका सेट होगा और आपको 3 घंटे उस पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, टाइम कम नहीं है, आप पेपर पहले ढंग से रीड कीजिएगा, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। सबसे फर्स्ट जो आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दी गई है, दिस क्वेश्चन पेपर कंसिस्ट ऑफ 39 क्वेश्चंस इन 5 सेक्शन। आपको 5 सेक्शन मिलेंगे ए बी सी डी ई और उसमें आपको टोटल 39 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जिसमें आपके कुछ और फॉर्मेशन में भी होंगे, दैट मीन्स आपको चॉइस भी मिलेगी। सेकेंड जो इंस्ट्रक्शन गिवन है, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना आप लोगों को, ध्यान से, क्योंकि आप छोड़ोगे ही नहीं, आपको तो सब आते होंगे। However, an internal choice is provided in the questions. A student is expected to attempt only one of these questions. मतलब अगर आपको चॉइस दी गई होगी तो आपको सिर्फ एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, दोनों को नहीं सॉल्व कीजिएगा। अगर आप पेपर में ऐसे मिस्टेक करते हैं तो आपका सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन जो भी होगा वही चेक होगा, नेक्स्ट वाला नहीं होगा। अंडरस्टैंड? सो जो आपको आता है सिर्फ आप वही कीजिएगा क्योंकि सेकेंड वाला तो देखा ही नहीं जाएगा। ठीक है, थर्ड जो आपको दिया गया है इंस्ट्रक्शन, सेक्शन ए कंसिस्ट ऑफ 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क्स। दैट मीन्स 20 मार्क्स का जो पेपर आएगा वो एमसीक्यू फॉर्म में आएगा। 1 मार्क के आपके क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, दैट मीन्स इन विच choice is given to you, only one will be the correct answer. Section B, which is fourth instruction, section B consists of 6 very short question answer carrying 2 marks each. Answer of these questions should be in the range of 30 to 50 words. ठीक है, आपको 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे सेक्शन बी में, जिसके जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन होंगे और उनकी जो वर्ड रेंज होनी चाहिए दैट शुड बी इन 30 to 50 वर्ड्स। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सटेंड होगा भी नहीं और करना भी नहीं। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे तो आपको एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में उनका आंसर लिखना होगा। इन फिफ्थ इंस्ट्रक्शन, सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कैरिंग 3 मार्क्स ईच। आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ 50 to 80 वर्ड। जो सेक्शन सी होगा उसमें आपको 7 शॉर्ट टाइप आंसर दिए गए होंगे जो कि आपको 3 मार्क्स के होंगे और जिनको आपको कंप्लीट करना है विद इन 50 to 80 वर्ड लिमिट। ठीक है, इससे ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना। नेक्स्ट है 6 इंस्ट्रक्शन, सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लंबे क्वेश्चन दिए गए होंगे, 3 ही है क्वेश्चन और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। आंसर ऑफ दीज क्वेश्चन शुड बी इन द रेंज ऑफ 80 to 120 वर्ड्स। ठीक है, सिर्फ इतने ही वर्ड रेंज लेनी है आपको, 120 तक मैक्सिमम आप जा सकते हो। कुछ बच्चे तो 80 से थोड़ा कम भी लिख सकते हैं, बट नो प्रॉब्लम। कोशिश कीजिएगा कि आप क्वेश्चन को बहुत सही और एब्स्ट्रैक्ट फॉर्मेशन में जितना आपसे पूछा गया आप उसका आंसर क्लियरली उसमें दे दे इस लिमिट के अंदर। नेक्स्ट है सेक्शन डी कंसिस्ट ऑफ 3 सोर्स बेस्ड, दैट मीन्स केस बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके, जिसमें आपको 4 मार्क्स का ईच क्वेश्चन होगा और उसमें कुछ सब पार्ट्स आपको गिवन होंगे। दैट मीन्स सब पार्ट्स इन द फॉर्म ऑफ कि केस बेस्ड क्वेश्चन होगा, एक पैराग्राफिक फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, कोई टेबल हो सकते हैं, कोई ग्राफ हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग।
ठीक है, उसको आपको एनालाइज करना है, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, जो भी है। उसके बाद आपको उसमें से ही कुछ 4 या 5 क्वेश्चन, ऑब्वियसली 4 मार्क्स का है तो 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हो सकता है सब पार्ट्स भी इन्वॉल्व हो, उनके आपको 1 मार्क के हिसाब से आंसर्स देने हैं, ठीक है। 4 मार्क के ईच क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे ऐसे केस बेस में। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है ना, 12 मार्क्स के तो यही हो जाएंगे हमारे। तो इसीलिए इस बार आप केस बेस पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, जिसके लिए आपको एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर करना है। ऑलमोस्ट जो पेपर सेटअप होगा वो एनसीईआरटी बुक से होगा। अगर आप रेफरेंसेस बुक्स को कवर कर रहे हो दैट इज वेरी गुड, क्योंकि आपको आंसर्स की फॉर्मेशन समझ आ जाएगी कि किस तरह से आपको आंसर देने हैं। अंडरस्टैंड? सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा सेक्शन ए ऑफ कोड नंबर साइंस पेपर 086। सो विदाउट वेटिंग इट यू, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, द चेंज इन द कलर ऑफ मोइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सैंपल। आपको फोटोग्राफ उन्होंने अटैच की है ऑफ द एक्टिविटी विच इज 2.9 ऑफ चैप्टर 2। ठीक है, एनसीईआरटी बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो एक्टिविटी 2.9 के अंदर आपको ये दिखाई देगी। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, 2 आपको टेस्ट ट्यूब ले रखी हैं। ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में अगर आप ध्यान से देखोगे तो नीचे लिखा हुआ है NaCl, दैट मीन्स सोडियम क्लोराइड उन्होंने टेस्ट ट्यूब में ले रखा है। साथ में उसमें ड्रॉप उन्होंने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, दैट इज H2SO4। ठीक है, और उसको टोंग के पेयर से पकड़ा हुआ है। उसके बाद में जो सेकंड टेस्ट ट्यूब ले रखी है उन्होंने, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जैसे ही वो मॉइस्ट लिटमस पेपर यहाँ डाला जाता है तो आप देखोगे कि कुछ चेंजेस नजर आ रहे हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। वो क्यों हुए हैं उसका रीजन आपसे इसमें पूछा गया है। जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो क्या क्या चीजें निकलती हैं, उसके लिए सबसे पहले हम इनकी रिएक्शन करा के देख लेते हैं। ठीक है, आप क्या ले रहे हो, NaCl, साथ में आपने क्या ऐड किया उसके अंदर, H2SO4। ठीक है, NaCl इज ए सॉल्ट। उसके अलावा हमने क्या ले लिया, एसिड ले लिया, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। जैसे ही आप NaCl के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, क्या फॉर्म होगा बेटा रिएक्शन के बाद, इट इज Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस में 2HCl। ये हमारी अभी ड्राई की फॉर्म में होगी। ठीक है, ड्राई होगी ये। ठीक है, जब आप इनकी बैलेंसिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन इज बैलेंस्ड कंप्लीटली, SO4 भी कंप्लीटली बैलेंस है, लेकिन Cl बैलेंस नहीं है, इट्स डबल, तो हमने इसको भी डबल कर दिया। सोडियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड नाउ। ठीक है, जब आप इस टेस्ट ट्यूब के ऊपर मॉइस्ट लिटमस पेपर लगाएंगे, मॉइस्ट मतलब लिटमस पेपर के अंदर क्या है, वाटर ऐड है ना। तो जब आप मॉइस्ट लिटमस पेपर डालेंगे तो ये HCl क्या करेगा, आपको पता है इससे एसिड। ठीक है, लेकिन ये ड्राई फॉर्म में है। जो ड्राई होते हैं बेटा एसिड्स, वो कभी भी डिसोसिएट नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ये इस मॉइस्चर से मिलेंगे, दैट मीन्स इसमें वाटर की कंपोजिशन ऐड होगी, HCl के अंदर क्या मिलेगा, वाटर, है ना। ये मॉइस्चर जो है ये इसके साथ में, ड्राई HCl के साथ में एडअप हो जाएगा और आपके हाइड्रोनियम आयन फॉर्मेशन हो जाएगी। हाइड्रोनियम आयन मीन्स H3O की फॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको क्लोरीन भी मिलेगी, क्योंकि ये क्लोरीन भी है ना, तो ये क्लोरीन नेगेटिव आयंस की फॉर्म में मिलेगी। हाइड्रोनियम आयन में क्या होते हैं बच्चा, H पॉजिटिव और H2O, वाटर, देखो है ना। अब हम चलते हैं ऑप्शंस के अंदर। सबसे पहला है प्रेजेंस ऑफ एसिड। ये ठीक है, एसिड की प्रेजेंस है, लेकिन ऑप्शंस और भी देखते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ बेस, बेस की तो कोई बात नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद में थर्ड ऑप्शन में उसने कहा है प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एक्वस इन द सॉल्यूशन। देखो सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस मिले हमें, क्यों मिले, क्योंकि H2O हमने ड्रॉप किया था, ये मॉइस्ट था ना, इस मॉइस्चर से इसने पानी ले लिया HCl ने, ये ड्राई फॉर्मेशन, और जब ये इससे अटैच हो जाएगा तब हमारा क्या मिल रहा है, हमें H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं। सो जो थर्ड ऑप्शन में दे रखा उसने कहा है प्रेजेंस ऑफ H प्लस एक्वस इन द सॉल्यूशन, तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट, है ना।
उसके बाद फोर्थ जो उसने दिया है प्रेजेंस ऑफ लिटमस विच एक्ट एज एन इंडिकेटर। उन्होंने क्या किया, 4 ऑप्शंस में से पूछे कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। देखो ए ऑप्शन में गिवन है आपको कि फर्स्ट और सेकंड। क्या फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है? एसिड और बेस एक साथ है? नहीं, गलत। ठीक है। बी ऑप्शन में उसने कहा है ओनली सेकंड ऑप्शन, दैट मीन्स प्रेजेंस ऑफ बेस, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी ऑप्शन में उसने कहा है ओनली थर्ड, मतलब प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव एक्वस इन द सोल्यूशन, तो ये तो है ही, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, विच इज करेक्ट। ओनली थर्ड ऑप्शन हमारा सही है, दैट मीन्स H पॉजिटिव आयंस इस सोल्यूशन में प्रेजेंट है। अंडरस्टैंड? सो एक्सप्लेनेशन आपको करके नहीं दिखानी, बट स्टिल आप लोगों को आनी चाहिए, आपका रीजन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको एक रिडॉक्स रिएक्शन गिवन है, इसके बेसिस पे 4 ऑप्शंस आपको गिवन है। इसको करने से पहले आप ये देख लीजिए कि रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी होती है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है ना? खाली ऑक्सीडेशन नहीं, दोनों होने चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब आते हैं ये क्या होते हैं। देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है या तो एडिंग ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। दोनों ही केसेस में क्या मानी जाएगी हमारी, ऑक्सीडेशन। नाउ रिडक्शन क्या होती है, जस्ट अपोजिट ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, दैट मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी होगा तो भी करेक्ट हो जाएगी। नाउ मूव टू द रिएक्शन में देखो MnO2 और यहां पर ऑक्सीजन कहां चली गई, गायब, हमें नहीं पता कहां चली गई। तो ये क्या हो रहा है, देखो ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। ऑक्सीजन के रिमूवल को क्या बोला जाता है, रिडक्शन। अंडरस्टैंड? तो यहां पर क्या हो रही है बच्चा, रिडक्शन हो रही है। तो MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl, यहां पर हम लिख लेते हैं MnO2 रिड्यूस हो गई किसमें, MnCl में। सेकंड में अब हम देखते हैं ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा होगा। देखो ऑक्सीडेशन HCl बचा हुआ है, HCl में क्या हो रहा है, यहां पर देखो HCl किस में चेंज हो रहा है, Cl में, है ना? HCl किस में चेंज हो रहा है, Cl के अंदर। दैट मीन्स हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, यहां पर रिमूवल हो रहा है। समझ आया आपको? अगर हाइड्रोजन का रिमूवल होता है तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। सो यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। किसका, HCl क्या हो रही है, ऑक्सीडाइज्ड हो रही है। ठीक है, किस में, Cl2 में। अब कुछ ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन दैट इज गिवन टू यू, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl2, ये तो सही दे रखा है। एंड HCl इज ऑक्सीडाइज टू H2O। देखो HCl किसमें, H2O में ऑक्सीडाइज हो रहा है, नहीं, HCl तो किसमें हो रहा है, Cl2 में हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज इनकरेक्ट। नाउ मूव टू ऑप्शन बी विच इज आवर आंसर बेसिकली। सो ऑप्शन बी क्या है, MnO2 इज रिड्यूस टू MnCl, करेक्ट। HCl इज ऑक्सीडाइज टू Cl2, ठीक है, सही है ना हमारा। सो आंसर बी विच इज ऑप्शन बी विच इज करेक्ट। लेकिन हम ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन सी आपको जो दिया गया है दैट इज MnO2 इज ऑक्सीडाइज टू MnCl2। MnO2 इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज तो नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। लेकिन ऑप्शन डी में भी आपको सेम ही बात बोल रखी है, ऑक्सीडाइज, जो कि दोनों ही क्या है, गलत हैं। सो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी क्यों इनकरेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि उसने क्या कहा, यहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रही है, दैट इज इनकरेक्ट। अंडरस्टैंड? सो समझ आ गया आपको। सबसे पहले तो आप एक चीज को देख लीजिएगा कि क्या ये फर्स्ट वाला करेक्ट जा रहा है, जो कि ऑप्शन ए और बी में है। अब ऑप्शन ए और बी में से आप करेक्ट को छांट लीजिएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। उसने फिर से आपको एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें उसने एक बर्नर लिया है, ठीक है, और उस बर्नर के साथ में यहां पर उसने टोंग से मैग्नीशियम रिबन को पकड़ा हुआ है। Mg रिबन है आपका, ठीक है, उसको पकड़ा हुआ है। उसके बाद में वो क्या कर रहा है, बर्नर से उसको जला रहा है। Mg को क्या किया जा रहा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है। और जैसे ही बर्न कर रहे हैं तो वॉच ग्लास पे कुछ पाउडर फॉर्म में एशेस गिर रहे हैं,
ठीक है, अब आपसे पूछा है इस सेटअप से कुछ ऑब्जर्वेशन के कुछ रिजल्ट्स फॉर्म हो रही है, वो बताइए कौन सा करेक्ट होगा। देखो ये जो एक्टिविटी है दैट इज ऑफ चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर की एक्टिविटी है, दैट इज एक्टिविटी फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहली एक्टिविटी है 1.1 के अंदर, इसीलिए कहा जाता है कि पहले आप एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, जब आपने इसको जलाया, जलाने के बाद मैग्नीशियम रिबन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है दैट इज डैजलिंग व्हाइट कलर के पाउडर्ड मिलता है आपको। ठीक है, व्हाइट पाउडर और व्हाइट कलर की फ्लेम्स नजर आती हैं। डन। सो आपके ऑप्शंस में इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा। सो फर्स्ट जो ऑप्शन है दैट इज ब्राउन पाउडर, ब्राउन पाउडर तो नहीं मिलता। सेकंड बी ऑप्शन, कलरलेस गैस विच टर्न लाइम वाटर मिल्की टू इवॉल्व CO2। उसने कहा कि कोई कलरलेस गैस निकलती है जो कि आगे चल के लाइम वाटर को मिल्की बना देती है जस्ट बिकॉज ऑफ CO2। तो ये भी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहां पर CO2 तो निकलती ही नहीं है। रिएक्शन क्या होती है, Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है और 2MgO बना लेता है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की तो कोई बात ही नहीं है। सो ऑप्शन बी इज रॉन्ग। नाउ मूव टू ऑप्शन सी, मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ए ब्रिलियंट व्हाइट कलर लाइट। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अंडरस्टैंड, देखो मैंने आंसर्स ना पहले मेंशन कर दिए ताकि आप लोगों को थोड़ा टाइम भी कम लगे और एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझा रही हूं साथ में। ठीक है, सो आंसर आपके मैंने पहले से राइट डाउन करके रखे हुए थे। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं इसी क्वेश्चन का, रेडिश ब्राउन गैस विद द स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर तो यहाँ कहीं है ही नहीं, सो ऑप्शन डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। मैं आपको एक टेबल बना के दी हुई है बच्चा, मैंने सिर्फ आंसर आपको मेंशन किया, एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे करेंगे कि ये जो आंसर लिखा है क्यों लिखा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ 4 गैसेस, 4 गैसेस आपको दे रखी हैं, CO2, CO, Cl2 और O2। ठीक है, आपको ये बताना है कि इस टेबल के अंदर जो आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन में कौन सी टेबल करेक्ट जा रही है। ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं हम। देखो एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड CO। देखो कार्बन की बात हो रही है ना ये, तो कार्बन कहाँ पढ़ते हो आप, मेटल और नॉन मेटल के चैप्टर के अंदर। सो कार्बन क्या होता है, एक नॉन मेटल होती है। ठीक है, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज में से ही आपको ये सब करना है क्योंकि आपको ये आना चाहिए, है ना। नॉन मेटल आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा चैप्टर केमिस्ट्री में, तो उसका ही ये क्वेश्चन दे रखा है। सो फर्स्ट ऑप्शन में उन्होंने दिया है CO इज ए एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं CO? नहीं होते। आपको ये बात पता है कि नॉन मेटल के अंदर जब हम पानी मिला देते हैं तो नॉन मेटल जनरली क्या बना लेती हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स बनाती हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड बनाते हैं, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स होते हैं। समझ आया। सो नॉन मेटल पानी में मिलके क्या बनाती है, ऑक्साइड बना लेती है, एसिडिक ऑक्साइड। अब हमारी जो कार्बन होगी अगर वो वाटर के साथ मिलेगी तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। अंडरस्टैंड। सो पहला जो पहले वाले में से ही हम देख लेते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स में से कौन से ऑप्शंस एलिमिनेट होंगे। ठीक है, एलिमिनेशन का मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है। सो ऑप्शन A, B, C, D। देखो एसिडिक ऑक्साइड CO2 किस में दे रखा है आपको, सिर्फ ऑप्शन B और C में, है ना। तो आपको A और D देखने की जरूरत ही नहीं है, वो वहीं पे आपके ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब आते हैं B और C में से कौन सा यूज होगा। देखो सेकंड B के अंदर उसने दे रखा है क्लोरीन इज यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। आपको पता है पानी को क्लीन करने के लिए हम कौन सी गैस का यूज करते हैं, दैट इज क्लोरीन गैस। तो ऑप्शन C इज इनकरेक्ट। समझ आया। देखो हमने फिर से एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन C को, क्योंकि हमारा जो B दे रखा था उसमें क्या दे रखा है, क्लोरीन गैस विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। तो ये वाला बिल्कुल सही जा रहा है ऑप्शन। आगे भी हम पढ़ लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन दैट इज CO2। हालांकि हमें आंसर मिल गया इन दोनों से ही, बट स्टिल आगे वाले भी चेक कर लेते हैं।
प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, रेस्पिरेशन का रिजल्ट होती है ना, हम एलिमिनेट करते हैं विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट पे चलते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन। जब आप किसी चीज को जलाते हो, है ना, जलाने के बाद में जो कंप्लीट कंबशन नहीं होता, वो किसका होता है, कौन सी गैस निकलती है वहां पर, कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं जो निकलता है ना, जो हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। वो क्यों होता है, बिकॉज वहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं होता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ आ गया आपको, ऑप्शन ए और डी हमने एलिमिनेट कर दिए थे बाय द फर्स्ट एसिडिक ऑक्साइड से, क्योंकि हमें पता चल गया एसिडिक ऑक्साइड होते हैं CO2 के। उसके बाद में हमारे पास ऑप्शन बी और सी बचते हैं, जिसमें से हमने बी को करेक्ट किया, क्योंकि क्लोरीन गैस ही यूज की जाती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अंडरस्टैंड। और उसके बाद वाले मैंने फिर भी आपको एक्स्ट्रा में पढ़ा दिए हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Test tube containing green ferrous sulfate solution, it will be observed that a ferrous sulfate solution, देखो रिएक्शन देख लेते हैं। उसने कहा है कॉपर का कॉइन है, उसके अंदर हमने फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन में उसको डिप कर दिया टेस्ट ट्यूब के अंदर। आपको ये बताना है क्या ऑब्जर्व किया जाता है कि फेरस सल्फेट का सॉल्यूशन कैसा हो जाता है। दैट मीन्स क्या कोई कलर चेंज होता है, कॉपर के कॉइन का कलर चेंज होता है, सॉल्यूशन बदल जाता है, तो ये आपको बताना है। अब आपको ये पता चल रहा है कॉपर और आयरन के सॉल्यूशंस के बाद में दोनों क्या है, मेटल्स हैं। दैट मीन्स यहाँ रिएक्शन कौन सी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बहुत इजी है, 8th क्लास में भी की है आपने, 9th में भी की है, 10th में तो कर ही रहे हो। अगर आपने रिएक्टिविटी सीरीज को बहुत अच्छे से पढ़ा है, रिएक्टिविटी टेबल अच्छे से लर्न किए, तो आपको ये पता होगा कि कॉपर और आयरन दोनों ही क्या होती हैं, मेटल्स होती हैं। और जो आपकी कॉपर होती है वो आयरन से कहाँ रहती है, नीचे रह जाती है। दैट मीन्स लीस्ट रिएक्टिव में रहती है। अगर ये कम रिएक्टिव होगी तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगी ना, तो आयरन एज इट इज आपको प्रोडक्ट में मिलने वाला है। दैट मीन्स इसके साथ तो कोई चेंज होना नहीं है, तो कॉपर के साथ भी कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये क्या होती है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है। आयरन जो ज्यादा पावरफुल होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर ही रहता है। तो ये पावरफुल है, ये कमजोर है, तो ये इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। अब हम इसके ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए में उसने कहा है कि ये पूरे सॉल्यूशन को टर्न्स ब्लू कर देती है और आपको ग्रे सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है ऑन द कॉपर कॉइन। तो ये गलत है, कोई कलर चेंज ही नहीं होता, ठीक है। फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, ग्रीन सॉल्यूशन आपका होता है, तो ये चेंज नहीं होगा। अब ऑप्शन बी देख लेते हैं, टर्न्स कलरलेस, ये भी गलत है। सी टर्न्स कलरलेस, ऑब्वियसली ये भी गलत है। डी ऑप्शन पे चलिए, रिमेन्स ग्रीन विद नो चेंज इन द कॉपर कॉइन। हमने यही कहा था कॉपर कॉइन एज इट इज रहेगा और कोई भी कलर में चेंज नहीं आएगा, जैसा था आपको वैसा ही सॉल्यूशन अगेन मिलने वाला है। अंडरस्टैंड। तो इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज एनसीईआरटी में से बहुत अच्छे से याद कर लेनी है, कौन सी चीज किसको डिस्प्लेस करती है। इससे रिलेटेड आपके एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पेपर में आ जाता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। Anita added a drop of diluted acetic acid and diluted hydrochloric acid in a pH paper and compared the color। ठीक है, उसने क्या किया, pH पेपर, तो ये कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, pH स्केल वाला क्वेश्चन है ये। आपको ये बताना है कौन सा करेक्ट है इसमें से। सबसे पहले दो एसिड है हमारे पास, एक है एसिटिक एसिड CH3COOH, जो कि कैसा होता है, वीक एसिड होता है। सेकंड जो आपको एसिड दिया गया है दैट इज डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये HCl भी स्ट्रॉन्ग होता है, H2SO4 भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, इससे भी ज्यादा H2SO4 होता है। तो उसने आगे बोला है कि दोनों को हमने क्या किया, टेस्ट ट्यूब में डाल दिया और उसके बाद में उसमें पीएच पेपर को ड्रॉप किया है। आपको ये बताना है कि उनके कलर में कैसा चेंजेस आता है। वीक एसिड होता है वो क्या होता है, कम ब्रेक होता है, लेस ब्रेक होता है। और जो HCl है दैट मीन स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो मोर ब्रेक होते हैं, मतलब बहुत जल्दी रिएक्शन करते हैं, फटाफट ब्रेक हो जाते हैं।
और जब ब्रेक होते हैं तो क्या देते हैं, एसिड्स H पॉजिटिव आयंस को रिलीज करते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपके जो बेसिस होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, यहाँ पे OH नेगेटिव। हम एसिड्स की बात करें तो H पॉजिटिव आयंस के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं। पेपर का डायग्राम देखा था तो उसमें आपको कुछ कलर्स दिखाई दे रहे थे, साथ में आपको रेंज दी गई थी कि 7 पे क्या होता है न्यूट्रल, 14 पे क्या होता है मोर बेसिक, 0 से क्या होता है स्टार्टिंग फ्रॉम द 0 टू 6 और 7 ये क्या होते हैं एसिड्स होते हैं। ठीक है, सो जो पीएच वैल्यू होती है, जो जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा वो कहाँ आएगा, इस रेंज के अंदर आएगा। जो जितना ज्यादा धीरे धीरे क्या होता जाएगा, वीक होता चला। सो इन दोनों की अगर हम पीएच वैल्यू की बात करेंगे तो पीएच वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, इसकी, है ना, क्योंकि ये वीक है तो वीक कहाँ होगा 7 के आसपास में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। HCl क्या होता है स्ट्रॉन्ग, तो अगर स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0 के आसपास होगी। सो यहां पर HCl रहेगा और यहां पर क्या रहेगा CH3COOH रहेगा। ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, इसीलिए 0 के आसपास वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, हम पानी मिलाते मिलाते उसको क्या बना देते कमजोर, और जितना वीक होता जाएगा वो न्यूट्रल की तरफ मूव करता चला जाएगा। नाउ लुक एट द ऑप्शंस व्हिच आर गिवन टू यू। फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया है pH ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर देन दैट ऑफ HCl। एसिटिक एसिड की जो pH वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है HCl से, तो ऑप्शन ए क्या है हमारा करेक्ट है। लेकिन ऑप्शंस और भी हम देख लेते हैं आपको समझाने के लिए। ऑप्शन बी pH ऑफ एसिटिक एसिड इज लेस, तो ऑप्शन बी तो गलत है ना, क्योंकि ए करेक्ट है हमारा। अब चलते हैं ऑप्शन सी के ऊपर। एसिटिक एसिड डिसोसिएट कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन। मैंने आपको कहा था कि जो एसिटिक एसिड होता है वीक है तो ये कम डिसोसिएट होता है, कम ब्रेक डाउन होता है। उसने कहा है कि एसिटिक एसिड पूरी तरह से डिसोसिएट हो जाता है, तो ये बात उसने गलत बोली हुई है। ऑप्शन डी एसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या होता है एसिटिक एसिड, तो वीक एसिड है, तो ये भी ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। समझ आया क्यों हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, तो रीजंस को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, अब इन रीजंस में से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, इसीलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। आपको कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स गिवन है इन द क्वेश्चन नंबर 7। कार्बन कार्बन की डबल बॉन्डिंग, हेयर हाइड्रोजन आर अटैच्ड। ठीक है, फर्स्ट ये स्ट्रक्चर दी गई है। सेकंड जो स्ट्रक्चर दी गई है यहाँ पर हाइड्रोजन 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 अटैच है, और यहाँ पर हमारी कार्बन के साथ में ऑक्सीजन और ये ग्रुप अटैच है ना, देखो COOH का ग्रुप अटैच है, दैट मीन्स एसिड बन रहा है, ये एसिटिक एसिड। ठीक है, थर्ड जो सी पार्ट दिया गया है उसमें आपको इस तरह की स्ट्रक्चर दी गई है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन आर अटैच, अंडरस्टैंड। सो ये आपका एक ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। फोर्थ आपको जो स्ट्रक्चर दी गई है इस तरह से आपके हाइड्रोजन हाइड्रोजन यहाँ अटैच है, और साथ में आपका अल्कोहल का एक ग्रुप अटैच है ना, OH का ग्रुप अटैच है। फर्स्ट जो ऑप्शन दिया गया है आपको दैट इज A एंड B आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड का मतलब होता है जहां पर आपके डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनना चाहिए और हाइड्रोकार्बन साथ में अटैच है, दैट मीन्स उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होनी चाहिए और कोई भी चीज एड ऑन नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन ए में जो आपको दिया गया है कि ए और बी दोनों ही अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो ये तो हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, साथ में डबल बॉन्ड भी है, तो ये सही है। अब आते इसके सेकंड वाले में, उसने कहा बी भी अनसैचुरेटेड है, ऑप्शन ए के अंदर उसने कहा है। देखो ओ आ गया तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं बने, तो यहां पर ये गलत हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी में चलते हैं, उसने कहा सी और डी कौन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। देखो ये करेक्ट है क्योंकि इसमें सब सिंगल बॉन्ड में है और सारे कार्बन और हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन फोर्थ वाली स्ट्रक्चर के अंदर उसने OH दे रखा है, फंक्शनल ग्रुप अटैच कर रखा है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन नहीं है। ठीक है, तो ये सैचुरेटेड, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। ठीक है, नाउ मूव टू ऑप्शन सी। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए। जो इट्स कंपाउंड के अंदर ये पढ़ा है कि अगर आपके कार्बन कार्बन अनसैचुरेटेड है और
आपको उसको सेचुरेट करना है, ठीक है। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को अगर सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बनाना हो तो आप क्या करोगे, उनके अंदर कैटलिस्ट को ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। क्या डालोगे उसके अंदर, एक कैटलिस्ट ऐड कर दोगे और आपको ये रिएक्शन एनसीईआरटी बुक में भी दी गई है। स्पेसिफिक आपको मेंशन किए गए हैं कैटलिस्ट कौन से इस्तेमाल होते हैं, पैलेडियम और निकेल आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। सिर्फ आप इन दोनों को ही इस्तेमाल करते हो और हीट देते हो, और साथ में क्या होगा, जो आपका अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होगा वो किस में चेंज हो जाएगा, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में चेंज हो जाता है। समझ आया आपको ये वाला, क्लियरली समझ आ गया ना। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए। जो ए के अंदर आपको अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दे रखा है फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर के अंदर, वो आपका सेचुरेटेड में चेंज हो जाएगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑलवेज इन ए कैटलिस्ट। समझ आ गया आपको। इसी तरह से फोर्थ दे रखा है, एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस बी टू डी, ठीक है। अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट को देखोगे तो उसकी भी एक रिएक्शन आपको दी गई है इसी के अंदर, इसके साथ में ही एक रिएक्शन है विच इज ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल के अंदर अगर आप पोटेशियम परमैंगनेट ऐड कर देते हो, उससे क्या होगा, वो किस में चेंज हो जाती है, एसिटिक एसिड में चेंज हो जाती है। और ऑप्शन जो उसने दिए हैं, एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस बी टू विच इज ऑफ इथेनॉल टू डी, यहां पर उल्टा हो रहा है। यहां पर क्या दे रखा उसने, जो बी स्ट्रक्चर दे रखी है वो दे रखी है एसिटिक एसिड की, और डी जो स्ट्रक्चर दे रखी है वो किसकी है, इथेनॉल की है। तो उसने रिवर्स में आपको घुमा दिया कि एसिटिक एसिड इथेनॉल में चेंज हो रहा है क्या। ऐसे ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। तो व्हाट इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। समझ आ गया। नाउ मूव टू आंसर 8 के अंदर आपको अगेन एक ट्रांसवर्स सेक्शन दे रखा है लीफ का, ठीक है। इस तरह से आपको एक स्ट्रक्चर दे रखी है और उस स्ट्रक्चर में उसने क्या किया है, आपको कुछ पार्ट दे दिए, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट। ये लीफ का सेक्शनल डायग्राम है, अगर आपने पढ़ा हो ट्रांसफर सेक्शन, जो आपके फोटोसिंथेसिस टॉपिक के अंदर दे रखा है ऑफ एनसीईआरटी। अब उसने ये बताना है कि आप ये बताइए कि कौन से पार्ट में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है। अगर आप इस फिगर को ध्यान से देख पा रहे हो, जो मैंने साथ में अटैच किया है फोटोसिंथेसिस का, यहां पर आपकी जो कहां पर फोटोसिंथेसिस होती है बच्चे सबसे ज्यादा, जहां क्लोरोफिल सबसे ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। क्लोरोफिल कहां मिलती है हमको, मिसोफिल ऑफ सेल्स के अंदर, है ना, लीफ की मिसोफिल सेल्स में मिलती है। तो जहां क्लोरोफिल सबसे ज्यादा होगा वहां पे क्या होगा, आपका फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगी। सो ऑप्शन ए में आपको दिया गया है फर्स्ट और सेकेंड वाले में। फर्स्ट में तो कम होती है, सेकेंड में बहुत ज्यादा होती है। ऑप्शन बी में उसने दिया है सेकेंड और थर्ड पार्ट में। सेकेंड और थर्ड पार्ट में आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल कहां मिलती है, लीफ के मिड में, नीचे की तरफ मिलती है। तो कहां मिलेगी आपको, सेकेंड और थर्ड में सबसे ज्यादा पाई जाती है। सी में उसने कहा है कि थर्ड और फोर्थ में यहाँ पे गार्ड सेल्स होती हैं, स्टोमेटा प्रेजेंस होता है, तो यहां पर नहीं मिलेगी, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन डी में भी उसने यही कहा है, फर्स्ट और लास्ट फोर्थ पार्ट में, इन दोनों में भी नहीं होती है। क्लोरोफिल सबसे ज्यादा पाई जाती है सेकेंड और थर्ड पार्ट ऑफ द लीफ के अंदर पाया जाएगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडरस्टैंड, समझ आ गया। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। ऑब्जर्व द एक्सपेरिमेंट सेटअप शोन बिलो। आपको ये एक्सपेरिमेंट दिया गया है, एक्टिविटी 6.4 है ये, ठीक है। ध्यान से कर लेना, जितनी भी एक्टिविटी आपकी एनसीईआरटी की उनको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपके जनरली केस बेस्ड क्वेश्चन हो, एमसीक्यूज हो, वो इसी में से लिए जाते हैं। आपको ये एक्सपेरिमेंट दे रखा है, आपको ये बताना है कि नेम द एलिमेंट विच इज एक्स, जो कि आपके साथ में प्लेट में रखा गया है फ्लावर पॉट के। इस प्लेट के अंदर कौन सा एक्स एलिमेंट आप वहां पर पुट करोगे, ठीक है। उसके साथ में उसने ये भी पूछा है, ये एक्स जो एलिमेंट होगा, ये जितनी भी गैस निकले, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, उसको ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, विच इज इवॉल्व एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। जब प्लांट
प्लांट रेस्पिरेशन करेगा उसको ये क्या करेगा, एक्स एलिमेंट एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये आपको एक एक्टिविटी है, उसके अंदर आपको क्या दे रखा है, मैंने फोटो अटैच कर दी है एक्टिविटी की साथ में, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड दैट इज KOH। ठीक है, ये क्या करता है, सारे के सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता है जो प्लांट्स में यूज होती है। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th में। इफ ए टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद ए प्योर ड्वार्फ प्लांट, ठीक है, टॉल प्लांट है पहला, पेरेंट प्लांट देख लेते हैं कौन कौन से टॉल प्लांट है जिसके लिए हम कौन से जीनोटाइप यूज करते हैं, TT, कैपिटल TT। उसको हमें क्रॉस कराना है विद ए प्योर ड्वार्फ प्लांट। प्योर ड्वार्फ है मतलब उसमें दोनों क्या आएंगे, हमारे जीनोटाइप स्मॉल TT आएंगे। ठीक है, ये ड्वार्फ के लिए होता है, ये टॉल के लिए होता है। अगर आप इनकी क्रॉसिंग कराओगे F1 जनरेशन के अंदर तो आपको क्या मिलेगा, देखो इसके क्या है, कैपिटल T, यहां से आपके सेम है तो हम एक एक को निकाल लेते हैं, फिर हम इनका क्या कराते हैं, देखते हैं किस तरह से क्रॉसिंग होगी। ठीक है, सो यहां पर हमारा स्मॉल t और ये कैपिटल T, क्या मिलेगा आपको प्रोडक्ट में, हमेशा टॉल प्लांट ही मिलने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ पर दोनों में से डोमिनेंट ही हमेशा ट्रेट्स को शो करता है और डोमिनेंट क्या होता है, कैपिटल T। ठीक है, तो यहां पर आपको 100% कौन से प्लांट मिलने वाले हैं, टॉल प्लांट मिलने वाले हैं। अब उसके बाद में उसने कहा है F2 जनरेशन को भी निकालिए। F2 जनरेशन क्या होती है, जो F1 का रिजल्ट आ रहा है दैट मीन्स TT, ये रिजल्ट आया। अभी आपको इसको ही दोबारा से क्रॉस ब्रीडिंग करानी है। क्रॉस ब्रीडिंग की इसकी भी हम एक टेबल बना लेते हैं, क्या होगा, यहां पर आएंगे TT और अगेन यहाँ पे कैपिटल T स्मॉल t, रिजल्ट क्या बनेगा वो लिख लेते हैं, ये बनेगा कैपिटल TT, दिस विल बी कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। ध्यान रखना बच्चा, लिखने का तरीका पता होना, जो आता है वो कैपिटल डोमिनेंट ट्रेट्स शो होती हैं, उसके बाद यहां पर आएगा स्मॉल t, रिसेसिव ट्रेट्स होंगी। सो अगर आप यहां पर परसेंटेज निकालेंगे तो कितनी परसेंटेज बनेगी, देखो 3:1 है ना, मेंडेलियन के एक्सपेरिमेंट के अंदर 3:1, सो 3 मतलब 75। तो यहाँ पर टॉल प्लांट की रेशियो की परसेंटेज कितनी आ रही है, दैट इज 100%, और यहाँ पर कितनी आ रही है टॉल प्लांट्स की, 75%। ए में उसने 25 दे रखी है, दैट इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन में 50% दे रखी है, दैट इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सी ऑप्शन में 75 100 दे रखी है। सो ये पहले आप क्वेश्चन को ढंग से रीड कर लीजिएगा, F1 और F2 जनरेशन, पहले F1 पूछिए तो 100% आएगी। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, दैट इज 100% और 75% इज द आंसर। अंडरस्टैंड? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Observe the 3 figures given below. Which of the following will show the movement appropriately? आपको इस तरह से 3 डायग्राम, 3 फिगर्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन सी करेक्ट है। कि ट्रॉपिज्म से रिलेटेड टॉपिक है ये। यहां पर देखो प्लांट की जो स्टेम है वो भी डाउनवर्ड में जा रही है, दैट इज रॉन्ग, है ना, ऐसा नहीं होता, हमेशा स्टेम कहाँ जाती है, ऊपर जाती है। फोटोट्रॉपिज्म भी ऊपर होता है, और ग्रेविटी से भी क्या होता है, यहाँ पे नेगेटिव ट्रॉपिज्म होना चाहिए था, ये तो पॉजिटिव जा रहा है, तो ये गलत है। इसमें देखो रूट्स ऊपर जा रही है, रूट्स कहाँ जाती है, ग्रेविटी के टूवर्ड जाती है, तो ये भी गलत है। यहाँ पर देखो ग्रेविटी के टूवर्ड रूट जा रही है, करेक्ट। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव है ना, नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म है। साथ में अगर आप फोटोट्रॉपिज्म की बात करो, सनलाइट ऊपर गिरती है तो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म है, तो ये दोनों ही चीज में करेक्ट शो कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी इज करेक्ट। डी वाले ऑप्शन में दिया गया है, पहले में बी और सी, सेकंड में ए और सी पार्ट में आपको बी ओनली और डी में आपको सी ओनली, तो डी इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? क्वेश्चन में आते हैं अब। 12th में आपको एक फिर से एक डायग्राम दिया गया है जिसमें आपको इस तरह से क्रॉसिंग CABCD दे रखी है। इस डायग्राम में पॉलिनेशन को डिपिक्ट किया गया है। आपको ऑप्शंस चूज करना है जो कि मैक्सिमम वेरिएशन दिखाएगा इन द ऑफस्प्रिंग। ध्यान रखना बच्चों, मैक्सिमम वेरिएशन कहां नजर आती है, जहां पर आपका क्रॉस पॉलिनेशन होता है, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन में क्या कम वेरिएशन दिखाई देती है प्लांट में। क्रॉसिंग कराते हो तो आपने टॉल, मेंडेलियन के अंदर टॉल और ड्वार्फ को कराया तो आपके 3:1, और उसके अलावा आप F2 जनरेशन में जाते हो तो आपको 9:3:3:1 मिलता है ना। सो
सो क्रॉस पॉलिनेशन में आपको सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये भी एक्टिविटी है एक तरह से, आपको इसको समझना चाहिए। देखो ए के अंदर उसने क्या दे रखा है, सेल्फ पॉलिनेशन। यहां पर क्या हो रहा है, एक खुद का प्लांट खुद ही से कर रहा है ना, तो ये सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है ए में। उसके बाद सी में भी सेम प्लांट के ऊपर हो रही है, तो दिस इज ऑल्सो सेल्फ पॉलिनेशन। बी और डी में देखो यहाँ के और इधर वाले प्लांट की क्रॉसिंग हो रही है, तो बी में और डी में दोनों में ही क्या हो रही है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। उसने पूछा किस में ज्यादा चेंजेस होंगे, बी और डी दोनों में ही सबसे ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो ऑप्शन ए में जो उसने दिया गया दैट इज ए बी सी, क्या तीनों में है, ए में तो नहीं है, सेल्फ हो रहा है, बी में हो रहा है लेकिन सी में भी नहीं हो रहा, तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बी में चलते हैं, बी एंड डी विच इज करेक्ट। बी और डी में सबसे ज्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, जेनेटिकली वेरिएशन ज्यादा आपको दिखाई देंगे, तो बी इज करेक्ट। सी में उसने दिया है बी सी एंड डी, क्या तीनों में हो रहा है, बी में हो रहा है, डी में हो रहा है, लेकिन सी में नहीं हो रहा, तो ये भी गलत है। डी में जो उसने दे रखा ऑप्शन वो क्या है, ए एंड सी, ए और सी दोनों में तो सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है, तो यहाँ पर तो वेरिएशन सबसे कम होंगे। अगर मिनिमम होता तो हम ये ठीक करते, अब यहाँ पे मैक्सिमम पूछा है तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट। अंडरस्टैंड? नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। ए कंप्लीट सर्किट इज लेफ्ट ऑन फॉर ए सेवरल मिनट कॉजिंग द कॉपर वायर टू बिकम हॉट। बहुत समय तक आपने इसको छोड़ दिया एक सर्किट को, और उससे आपकी जो कॉपर वायर है सर्किट में वो गर्म होनी शुरू हो गई है। अब आपको बोला गया है कि टेम्परेचर जैसे जैसे वायर का इंक्रीज होंगे, सो जो रेजिस्टेंस होगा वायर का उसके साथ क्या चेंज देखने को मिलेगा। देखो डेफिनेटली रेजिस्टेंस क्या होगा आपका, इंक्रीज होगा। ये कौन से चैप्टर का है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। वहां पर आपने जूल्स लॉ पढ़ा था। जूल्स लॉ क्या बताते हैं, एक रिलेशनशिप दिया था जूल्स ने, दैट इज H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। जो हीट होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ करंट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टाइम इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस, हीट भी क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। उसने कहा गर्म हो जाती है कॉपर वायर, तो आप बताइए कि रेजिस्टेंस क्या हो रहा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। सो ऑप्शन जो आपको पहला दिया गया है डिक्रीज, वो भी क्या है, गलत। ऑप्शन बी रिमेन्स द सेम। अब देखो टाइम बढ़ रहा है, हीट भी बढ़ रही है, तो रेजिस्टेंस तो बढ़ना चाहिए, सेम तो नहीं रहेगा, बी भी रॉन्ग। सी जो दे रखा है इंक्रीज, बिल्कुल करेक्ट है, बढ़ता चला जाएगा। डी में उसने कहा है इंक्रीज फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए बढ़ेगा लेकिन उसके बाद डिक्रीज होगा, नहीं होगा। ठीक है, क्लोज सर्किट है तो उसमें क्या होगा, करंट फ्लो करता रहेगा, हीट बढ़ती चली जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी थ्रू आउट इंक्रीज रहेगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर। एक कॉपर वायर इज हेल्ड बिटवीन द पोल ऑफ मैग्नेट। इस तरह से आपको एक डायग्राम गिवन है, ठीक है, और उसमें एक कॉपर की वायर डाली गई है मैग्नेट के पोल्स के बीच में। ठीक है, अब आपसे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, मतलब एक बार करंट इस तरह से वायर में फ्लो करे और सेकेंड टाइम करंट इस तरह से रिवर्स कर दिया आपने। द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन बी चेंज ओवर, यहाँ पर पोल मैग्नेट के जैसे ही करंट चेंज होगा पोल्स भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। अब आप ये बताइए, इन हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन शोन कैन बी फोर्स एक्ट ऑन द वायर। आपसे पूछा गया कि कितनी डायरेक्शंस आपके पास है। ठीक है, देखो आपको यहीं से पता चल रहा है 2 ही डायरेक्शन है, और ये आपको कैसे पता चला, फ्लेमिंगो के लेफ्ट हैंड रूल से। अगर आपका करंट इस तरीके से जाएगा तो जो मोशन होगा वो इस तरीके से होगा, है ना। सो नॉर्थ टू साउथ हमारा क्या होगा, पोल की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नॉर्थ टू साउथ। अगेन जब हम ये चेंज कर देंगे, करंट को चेंज करेंगे, तो नॉर्थ और साउथ भी क्या हो जाएंगे, स्विच हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो कितनी बार ऐसा पॉसिबल है, 2 ही बार पॉसिबल है। ऑप्शन बी विच इज करेक्ट, दैट मीन्स आंसर 2 टाइम्स ही सिर्फ हम चेंज कर सकते हैं इन नॉर्थ टू साउथ को। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बी विच इज करेक्ट, दैट मीन्स आंसर 2 टाइम्स ही सिर्फ हम चेंज कर सकते हैं इन नॉर्थ टू साउथ को। नेक्स्ट का आपको एक डायग्राम दे रखा है।
प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड ए वायर हैविंग ए डायमीटर, एक प्लास्टिक की वायर के चारों तरफ इंसुलेटर की लेयर चढ़ाई हुई है और डायमीटर है वायर का d और लेंथ है वायर की l और सेंटर में वायर जा रही है, दैट मीन्स मेटल की कोर है। अब आपसे पूछा गया है ए डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय इंक्रीज इन, ठीक है, अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है और तो क्या चीज को बढ़ाया जाएगा, आपसे पूछा गया है। देखो ये जो पूरा का पूरा है दैट इज गिवन बाय द टॉपिक ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। अगर रेजिस्टेंस को घटाया जाएगा तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा, और एरिया के अंदर ही हमारा ऑप्शन आता है क्योंकि ये सर्कल में होते हैं, दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर। दैट मीन्स रेडियस अगर गिवन है ऑप्शन में तो भी सही है, एरिया है तो भी सही है, या फिर डायमीटर है तो भी सही है। समझ आ रहा है आप लोगों को, क्योंकि एरिया में ही क्या होता है, डायमीटर होता है प्रेजेंट इन द फॉर्मूला। अब उसने कहा है अगर रेजिस्टेंस को डिक्रीज करना है तो डायमीटर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। सो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में लेंथ, तो लेंथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये घटेगी तो लेंथ भी क्या होगी, घटनी चाहिए। बी डायमीटर ऑफ द वायर, तो डायमीटर ऑफ द वायर, अगर रेजिस्टेंस घटेगा तो डायमीटर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा आपसे पूछा गया सी में टेम्परेचर ऑफ वायर। टेम्परेचर का यहाँ कोई भी रोल नहीं है, फॉर्मूले में कुछ भी टेम्परेचर से रिलेटेड नहीं दिया हुआ। उसके बाद है ऑप्शन डी थिकनेस ऑफ प्लास्टिक इंसुलेशन। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 16th। Which of the following pattern correctly describe the magnetic effect of the long straight current carrying wire? आपके पास एक लंबी स्ट्रेट वायर है तो इसने पूछा है कि कौन सा पैटर्न सही है, ठीक है। देखो अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हो लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग, ठीक है, नहीं पढ़ा तो आप मैग्नेटिक इफेक्ट वाला हमारा लेक्चर देख लीजिएगा, वहां बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, सारे लॉज को, सारे रूल्स को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। सो इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं ना हम, उसमें इस तरह से क्या होता है, दिस थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस ग्रिपिंग विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और ये जो थंब होते हैं, जो ये सर्कल्स बनते हैं, ये कौन से सर्कल्स होते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, ठीक है। ये पूरे के पूरे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं वायर के अराउंड में। सो ऑप्शन यही करेक्ट होगा, लेकिन मैं और भी ऑप्शंस पढ़ देती हूं आपके लिए। ऑप्शन ए स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू वायर, ठीक है। स्ट्रेट लाइन बनती है क्या, नहीं, ऐसा तो कुछ बनता नहीं है। कैसे बनते हैं, सर्कल्स बनते हैं। बी में उसने कहा स्ट्रेट लाइन बनती है पैरेलल टू वायर, वायर के पैरेलल इस तरह से स्ट्रेट लाइन बनती है, नहीं बनती। सी में उसने कहा रेडियल लाइंस ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वायर्स, वायर से रेडियल लाइंस बनती है, ये भी गलत है। सो ऑप्शन डी विच इज कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म्ड अराउंड द वायर, ये हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, ठीक है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर 17 आपको रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, दैट मीन्स आपके असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहला जो 17 में असर्शन आपको दिया गया है, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन इज यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। हम EBR को इस्तेमाल करते हैं फॉर द फोटोग्राफी के लिए। असर्शन कंप्लीटली करेक्ट है। रीजन दिया गया है लाइट प्रोवाइड एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या इस रिएक्शन के लिए लाइट दी जाती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, नहीं, तो रीजन इज इनकरेक्ट। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ए इज ट्रू, असर्शन ट्रू है यहाँ पर और रीजन क्या है, फॉल्स है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 18। असर्शन रीजन ही है क्वेश्चन। असर्शन दिया गया है हाइट इन द पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड दस जेनेटिकली कंट्रोल्ड, तो ये बिल्कुल सही है। हाइट किसी भी पी प्लांट की अगर आपको देखनी है तो एंजाइम्स के द्वारा की जा सकती है और उसी से ही जेनेटिकली उसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है। हाइट आपकी जेनेटिकली डिपेंडेंट होती है। रीजन क्या है, सेलुलर DNA इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन ए सेल। जो DNA होता है, सेलुलर DNA जो हमें जेनेटिकली मिला होता है,
ठीक है, उसी से ही एक स्पेशल प्रोटीन बनता है इन द न्यू सेल, इन द बेबी सेल ऑल्सो, और उसी से ही क्या होता है, जेनेटिकली वेरिएशन शो होती है, जाइम्स अलग हो जाएंगे और उसकी वजह से प्रोटीन भी चेंज होता रहता है। सो असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और कंप्लीटली एक दूसरे से रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बोथ असर्शन रीजन ट्रू है और जो रीजन दे रखा है वो बिल्कुल एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। ठीक है, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 19। इन कंट्रोल रेट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे फिश हो गई, ये सब क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्सिंग को टॉलरेट कर सकते हैं। तो असर्शन बिल्कुल सही है। नाउ मूव टू रीजन पे। एम्फीबियंस आर एनिमल्स विद टू चैम्बर्ड हार्ट। ये आपके एनसीईआरटी बुक्स में बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है आपके ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के टॉपिक के अंदर, कि जो एम्फीबियन होते हैं वो 2 हार्ट के नहीं होते, उनमें 3 हार्ट का चैम्बर होता है। ठीक है, जो हार्ट है वो 3 पार्ट्स में टूटा होता है, 3 पार्ट होते हैं उसके। ठीक है, इसी की वजह से वो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग को सहन कर पाते हैं। सो जो रीजन है वो बिल्कुल गलत दे रखा है, रिलेटेड तो बाद में देखेंगे, गलत दे रखा है। सो ए इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, रीजन क्यों गलत है, क्योंकि हार्ट वहां पर 2 चैम्बर दे रखा है, लेकिन होता क्या है, 3 चैम्बर्ड में होता है। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 20। Assertion on freely suspending a current carrying solenoid, it comes to rest geographically north south direction। जब भी आप किसी मैग्नेट को फ्रीली फॉल कर देते हो तो वो नॉर्थ और साउथ पोल में ऑटोमेटिकली चली जाती है। असर्शन बिल्कुल सही दे रखा है, ऐसा होता है। रीजन में one end of current carrying straight solenoid behave as a north pole and other end as a south pole just like a bar magnet। ये भी आपका बिल्कुल सही दे रखा है, रीजन भी बिल्कुल करेक्ट है। सो अगर आपको इसको देखना है तो ये फिगर मिलेगा आपको 13.10 एनसीईआरटी बुक में, जहां पर आप किसी भी सोलिनॉइड को अवॉइड वाला इस तरीके से डायग्राम है और ये किस तरह से बिहेव करने लग जाता है, एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। सो असर्शन रीजन बोथ आर करेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन।